नमस्कार खमा गणित साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस नए YouTube चैनल पर। और मैं आपका सारथी बेरोजगारी के इस महारण क्षेत्र में एक बार फिर से आप सभी की सफलता के रथ को बड़ी मजबूती से थामे हुए खूबसूरत से और अधूरे सेशन के साथ। अधूरा इसलिए क्योंकि इसका पार्ट 1 मैं आपको पहले वाले वीडियो में सुपुर्द कर चुका हूं और मैं यकीन से कह सकता हूं कि वर्ब को लेकर के ये जो एक इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से जो मैं संक्षिप्त में वर्ब को जिस तरीके से आपके साथ में परोस रहा हूं, यकीन मानिएगा कि ये आपकी नींव को मजबूत करेगा। वर्ब को लेकर के आपका जो अधूरा ज्ञान है उसे संपूर्ण करेगा। और अगर कोई YouTube पर जाकर के ये सर्च करने की कोशिश करेगा कि भैया वर्ब का बेसिक क्या है, तो मैं गारंटी देता हूं कि मेरे इन दोनों वीडियो को आप देख लीजिएगा, वर्ब को बेहतर तरीके से समझाया गया है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो वन शॉट वीडियोस हैं, जिन्हें हम एक एक या दो दो पार्ट्स में आपके बीच ला रहे हैं, ये कॉम्पिटिटिव सिनेरियो से संपूर्ण ज्ञान की श्रेणी में नहीं आते हैं और उनको हम संपूर्णता के साथ आपके बीच में परोसना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए हमें आपके बीच लाइव आना होगा, एक प्रॉपर स्केड्यूल के अंदर हमारी क्लासेस आपके बीच में लानी होगी, रेगुलरिटी के साथ आपके बीच आना होगा और फिर MCQ और एग्ज़ाम क्वेश्चन पैटर्न के अकॉर्डिंग हम आपको ये सारे टॉपिक्स 1 बाय 1 क्लियर करवाएंगे। तो मैं तैयार हूँ, हमारे तमाम साथी तैयार हैं और भी कई सारी नई नई फैकल्टीज़ हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, नए नए लोग हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिनके मन में, जिनके जहन में सिर्फ आप बसते हो, आपका हित बसता है। और उन्हीं के उस कामना के साथ, उसी कल्पना के साथ में हमने इस चैनल को डिज़ाइन किया है। और यकीन मानिएगा कि ये आपके सपनों को पूरा करने की उस आखिरी पड़ाव तक हम सब आपके साथ रहेंगे। खैर, शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, जो कि है वर्ब पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हम क्या क्या कर चुके हैं मैं आपको बता दूं। पार्ट 1 में हम टाइप 1 कर चुके हैं, हमने पहला टाइप कंप्लीट कर लिया उसमें, है ना। टाइप 1 के अंदर हमने क्या सीखा? टाइप 1 के अंदर हमने ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बारे में चर्चा करी एंड आई होप कि आपका वो क्लियर होगा मामला। उसके बाद में हमने टाइप 2 आपके बीच में चर्चा का विषय बनाया, जहाँ पर मैंने आपको जो है वो स्टेट और पजेसिव के बारे में बात करी। इसके बाद में मैंने आपको टाइप 3 करवाया, जहाँ मैंने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के बारे में चर्चा करी, जो कि आपको बेहद अच्छी तरीके से जोड़ता है। तो ये वर्ब के हम अलग अलग टाइप्स में उनके अलग अलग पार्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे थे। इसी श्रेणी में आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ अगला पड़ाव, जिसे हम वर्ब पार्ट 4 के नाम से जानेंगे यहाँ पर। तो हम टाइप 3 के बाद डिस्कशन में लेते हैं टाइप 4। और बहुत बढ़िया और संक्षिप्त वीडियो है, आपको कम समय में बहुत कुछ मिलेगा इस वीडियो से। टाइप 4 देखो, टाइप 4 में मैं वर्ब को बहुत बेसिक लेवल पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ। और ये जो वर्णन है वर्ब का, ये जो तरीका है, ये मैं ऑलरेडी हमारी बेसिक्स वाली क्लास में करवा चुका हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई पर्टिकुलर वर्ब ही पढ़ना चाहता है तो उसे यहाँ पर भी इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। देखो, तो यहाँ पर मैं वर्ब को बांटूंगा वर्ब एज वर्ड और वर्ब फ्रेज। वर्ब एज वर्ड और वर्ब फ्रेज। चलिए, तो वर्ब एज वर्ड क्या होता है और वर्ब एज वर्ब फ्रेज क्या होता है? तो यहां पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जहां वर्ब एक शब्द में यूज हो, उसे वर्ड वर्ब कहते हैं, वर्ड वर्ब कहते हैं, यानी एक शब्द की वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से हम यहाँ रखेंगे, जैसे इज, जैसे आर, जैसे एम,
जैसे वॉज, ये सब, ये जो एक एक शब्द की जो क्रिया है ना, जैसे प्ले, जैसे थ्रो, जैसे ब्रिंग, ये सब, तो जहां वर्ब एक एक शब्द में आ रही हो वो हमेशा वर्ड वर्ब होगा, यानी कि एक शब्द के रूप में वर्ब, क्योंकि यहां एक एक शब्द ही है सभी के। लेकिन वर्ब फ्रेज का मतलब क्या होता है? वह फ्रेज या वह वाक्यांश, फ्रेज मतलब वाक्यांश, वह वाक्यांश जहां हेल्पिंग वर्ब व मेन वर्ब मिलकर वर्ब का पार्ट अदा करे, उसे वर्ब फ्रेज कहते हैं, उसे वर्ब फ्रेज कहते हैं। यानी कि वाक्यांश में वर्ब का यूज होना। वाक्यांश की परिभाषा मैंने आपको क्या बताई थी बेसिक क्लास में? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ इनकम्प्लीट सेंस, ये बताया था, शब्दों का समूह जिसको हम इनकम्प्लीट अर्थ में वाक्य में यूज करते हैं वो फ्रेज कहलाता है। तो यहां पर वो फ्रेज जो सेंटेंस में वर्ब का पार्ट अदा करेगी उसे हम वर्ब फ्रेज कहेंगे। तो कुल मिलाकर के दो शर्तें यहां होनी चाहिए। पहला तो ये कि भाई एक समूह होगा ये वर्ब का जिसमें दोनों वर्ब ही होगी, दो या दो से अधिक वर्ब होगा और वो वर्ब का पार्ट निभाएगा। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने कह दिया हैज बीन प्लेइंग। अब देखो हैज बीन प्लेइंग, तो इसमें हैज एक शब्द है, बीन एक शब्द है और प्लेइंग एक शब्द है। अब ये तीनों शब्द मिलकर के क्या बनाते हैं? फ्रेज बनाते हैं। एक दो तीन, तीन समूह मतलब तीन शब्दों का समूह हो गया और तीन शब्दों का समूह मिलकर के बन गया फ्रेज। और आप इसे किसी भी वाक्य में लगाओगे ना तो ये वहां पर वर्ब का ही पार्ट प्ले करेगा। इसके अलावा जैसे मैं आपको कह दूं हैड कुक्ड, तो यहां आप देखो अगर, तो यहां ये हैड एक वर्ब है और कुक्ड भी वर्ब है, दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? वर्ब फ्रेज बना रहे हैं और सेंटेंस में ये दोनों मिलकर के वर्ब ही कहलाएगी। जैसे आपने कह दिया इज प्लेइंग, तो यहां पर इज और प्लेइंग मिलकर के दो शब्द हैं और दोनों शब्द मिलकर के फ्रेज बना रहे हैं और वाक्य में इसे हम वर्ब के तौर पर ही यूज करेंगे। और यहां एक लाइन मुझे लगता है कि मुझे लिखवानी चाहिए। एक ग्रामेटियन हुए हैं जिनका नाम है ए.एस. हॉर्नबी। ए.एस. हॉर्नबी, ए.एस. हॉर्नबी वो इंसान है जिन्होंने ऑक्सफोर्ड लर्नर्स एडवांस डिक्शनरी का निर्माण किया। तो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी के जो जनक है वो ए.एस. हॉर्नबी है, जिन्होंने असंख्य शब्दों को जो है वो एक ग्रंथ के तौर पर आपको सुपुर्द किया, जिसे आप आज एडवांस डिक्शनरी के नाम से जानते हो। तो इन्होंने व्याकरण को कई सारे जो हैं वो चीज़ें दी है, व्याकरण को कई सारी इन्होंने उपहार दिए हैं। उसमें से इन्होंने वर्ब पर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। इन्होंने एक बात ये बताई कि वर्ब के 13 जो है वो पार्ट होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना वर्ब के 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हॉर्नबी कहते हैं कि 30 फॉर्म्स होती है वर्ब की, लेकिन उनकी ये 30 फॉर्म्स जो है वो वर्तमान का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर वो नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने स्तर पर उनको 30 फॉर्म्स में कन्वर्ट किया। इसके अलावा ये एक और बात कहते हैं जो आज भी फॉलो की जाती है। ये कहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब व मेन वर्ब दोनों का सामूहिक रूप
जिसे हम फ्रेज कहते हैं, वर्ब फ्रेज कहते हैं ना, सामूहिक रूप वर्ब ही कहलाता है, वर्ब ही कहलाता है। यानी हॉर्न भी कहते हैं कि सेंटेंस में जो तुम हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब लगाते हो ना एक्टिव सेंटेंस में, उसके अंदर वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों मिलकर के वर्ब फ्रेज है। लेकिन वाक्य में उसको वर्ब फ्रेज तो तुम कह सकते हो, लेकिन वो हिस्सा व्याकरण में उसको वर्ब का ही पार्ट माना जाएगा। यानी सेंटेंस पैटर्न में आप ये नहीं कह सकते कि ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, नहीं। हॉर्न भी कहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, दोनों है वर्ब। ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये मैंने इस पैनल में आपको सजा करके दे दिया है। तो ये वर्ब का वर्ड और फ्रेज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तुम्हें अच्छे से मैंने समझा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अंतिम जो टाइप है उस पर हम डिस्कस करते हैं, टाइप 5। और बेहद रोचक टाइप है ये, आपको बड़ा मजा आएगा देखना, लेकिन समझने में उतनी ही दुविधा होगी। और जो इस चीज को समझ जाएगा वो समझ लो कि वर्ब के इस महाग्रंथ को समझ गया। पार्ट 5 में हम वर्ब को फिर 2 भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 भागों में बांटेंगे। पहला है फाइनाइट वर्ब, दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब किसको कहते हैं? वह वर्ब जो वाक्य में टेंस, पर्सन, नंबर की जानकारी दे, नंबर की जानकारी देवे। जैसे हेल्पिंग वर्ब्स सारी फाइनाइट वर्ब की श्रेणी में आती है। इसके अलावा प्रेजेंट सिंपल में प्रयुक्त वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस व पास्ट सिंपल में प्रयुक्त वर्ब की सेकंड फॉर्म भी फाइनाइट वर्ब कहलाती है। इसके अलावा मुजेल्स वर्ब भी फाइनाइट वर्ब ही कहलाती है। देखो बड़ी काम की चीजें बताई है मैंने यहाँ, और इतने छोटे छोटे वीडियोस में अगर तुम्हें ये बढ़िया बढ़िया बातें अगर सीखने को मिल जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जब मैं आपके बीच में अपने पूरे जोश जुनून के साथ में मैं ग्रामर की एक एक टॉपिक को जब क्लियर करते हुए चलूंगा ना, तो मेरे भाई बहनों को पहले से ये बात पता होगी। तो मुझे वहां जरा भी समय नहीं लगेगा, जरा भी मुझे वहां परेशान नहीं होना पड़ेगा। और एक बहुत बढ़िया व्यक्ति ने कहा है कि घर का वजूद उसके ईंट पत्थर या उसकी दीवार नहीं बल्कि उसकी नींवें मजबूत करती है।
तो तुम्हारा घर अगर मजबूत करना है तो तुम्हें अपनी नींवों को मजबूत करना होगा, तुम्हें अपने वजूद को कायम करने के लिए अपने बेस को तैयार करना होगा, और ये सारी चीजें आपके बेस को तैयार करने के लिए है। आप इन क्लासों को कैसे ले रहे होंगे ये आपका नैतिक मूल्य जानता हो, लेकिन मैं यहां ये चीज जरूर कहूंगा कि जब मैं आपको अपने फ्लो में पढ़ाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन तमाम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखूं, लेकिन फिर भी आप अगर इन क्लासों को बारीक तरीके से अभी देख लोगे ना, तो मुझे बेसिक चीजें आपको वापस बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इनको अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओगे। तो कई बार कुछ चीजें, हर चीज आपको एग्जाम के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखनी है, लेकिन हां, हर चीज एग्जाम के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। हर तैयारी को वहां जज मत करो, लेकिन हर जजमेंट इस तैयारी से होकर के गुजरता है, मैं ये कहूंगा आपसे। तो भैया, फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो वाक्य में टेंस बताएगी, पर्सन बताएगी, नंबर बताएगी। अब कहोगे भैया ये तो आपने कल हेल्पिंग वर्ब में भी लिखवाया, तो मैंने यहां लिखा है ना, हेल्पिंग वर्ब सारी फाइनाइट वर्ब की श्रेणी में आती है। तो जब हेल्पिंग वर्ब फाइनाइट वर्ब की श्रेणी में आती है, तो फिर मैंने कल क्या गलत लिखाया आपको कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो टेंस, पर्सन और नंबर नहीं बताती है? बताती है, क्योंकि वो है ही फाइनाइट वर्ब। प्रेजेंट सिंपल में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो तुम एस या ईएस लगाते हो, ये भी तुम्हारी फाइनाइट वर्ब है। पास्ट सिंपल में जो तुम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हो, वो भी तुम्हारी फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये टेंस बता देती है, पर्सन बता देती है। और मोडेल्स की जो वर्ब है, कैन, कुड, मे, माइट, ये ऑक्सिलरी वर्ब भी तुम्हारी क्या है? फाइनाइट वर्ब की श्रेणी में आती है। तो भैया नॉन फाइनाइट की श्रेणी में कौन आती है? वह वर्ब्स जो सामान्यतः एक्शन, इंसिडेंट व वर्क शो करें। इसके अलावा तकनीकी तौर पर इनको भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोग में लिया जाता है। तो देखो, मैंने बड़ी काम की चीज लिखी यहां पर। मैंने कहा नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स हैं जो सामान्यतः, यानी कि नॉर्मल इनको अगर डिफाइन करोगे, नॉर्मली अगर इनको परिभाषित करोगे, तो ये तुम्हारी एक्शन बताएगी, यानी कि कोई एक्शन बताएगी, इंसिडेंट, घटना बताएगी, या कोई कार्य बताएगी, बस। लेकिन तकनीकी तौर पर, व्याकरण के तौर पर इनको तुम भिन्न भिन्न प्रकार से भी प्रयोग में ले सकते हो। वो भिन्न भिन्न प्रकार कौन से हैं, उनकी कहानी मैं आगे सुनाता हूं तुमको। तो ये आप देख लीजिएगा जरा। और अब हम बात करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब का वो जाल जो अच्छों को समझ में नहीं आता, लेकिन मेरे भाई बहन इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। नॉन फाइनाइट, तो मैंने कहा कि नॉन फाइनाइट सामान्यतः तो क्या करती है? नॉन फाइनाइट एक्शन, इंसिडेंट और वर्क शो करती है, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार पर इनका प्रयोग कैसे किया जाएगा मैं आपको बताता हूं। देखो, तो नॉन फाइनाइट वर्ब के हम यहां मुख्य तौर पर क्या करते हैं? मुख्य तौर पर हम इसे तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया इंफिनिटिव। क्या है? इनफिनिटिव। दूसरा है पार्टिसिपल। तीसरा है जेरेंट।
तो पहली बात तो तुमको ये क्लियर करनी है कि इंफिनिटिव, पार्टिसिपल और जेरेंड वर्ब के नॉन फाइनाइट भाग का हिस्सा है। पहली बात, इंफिनिटिव, पार्टिसिपल और जेरेंड, ये तीनों के तीनों जो टाइप है ना, ये तुम्हारे वर्ब के नॉन फाइनाइट वर्ब का हिस्सा है। कई बार रीड जैसे एग्जाम में टेक्निकली क्वेश्चन बनते हैं कि जेरेंड पार्ट है किसका, पार्टिसिपल पार्ट है किसका, ये बातें ध्यान रखनी है। या आईएनजी वर्ब को अंडरलाइन करके कह देंगे कि ये कौन सी वर्ब है, तो वो चीजें पता रखनी बड़ी जरूरी है। इंफिनिटिव, इंफिनिटिव के दो भाग हैं, दो भाग हैं इंफिनिटिव के। एक है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, जिसे टू इंफिनिटिव नाम दिया गया है, और दूसरा है बेयर इंफिनिटिव। दूसरा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाली ओपन, जिसे नाम दिया गया है बेयर इंफिनिटिव। दो नाम दिए हैं, टू इंफिनिटिव, बेयर इंफिनिटिव। अब देखना, टू इंफिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को टू इंफिनिटिव कहा जाता है, तथा यह वाक्य में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज ली जाती है। देखो, जब भी किसी सेंटेंस में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तुमको देखने को मिले, वो तुम्हारी टू इंफिनिटिव है। और सबसे मजेदार बात क्या है जो मैंने आपको बताई, वो मैंने बताई कि ये वाक्य में जब यूज होगी तो ये या तो सब्जेक्ट बनेगी, या ऑब्जेक्ट बनेगी, या एडवर्बियल में यूज की जाएगी। यानी कि ये सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब यूज नहीं होती है, ये वाक्य में मुख्य क्रिया के तौर पर यूज में नहीं होती। ये सेंटेंस में या तो बनेगी सब्जेक्ट, या बनेगी ऑब्जेक्ट, या बनेगी एडवर्बियल। मतलब ये कि ये सेंटेंस में एज अ नाउन यूज होती है। कैसे? नाउन, इसका यूज नाउन की तरह किया जाएगा। जैसे आई लाइक टू स्विम। अब देखो यहां ये कह रहा है मुझे पसंद है क्या टू स्विम, तैरना। तो देखो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यहां ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये क्या का आंसर दे रही है। और हमने कल की क्लास में बताया था कि जो क्या का आंसर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रही है। तो आपकी जो मेन वर्ब है ना वो ये है, ये आपकी एमवी है, ये मेन वर्ब है। लाइक टू स्विम यहां ऑब्जेक्ट है, तो टू स्विम पूछ ले अंडरलाइन करके कि टू स्विम क्या, तो बता देना टू इंफिनिटिव है। किसका पार्ट है? इंफिनिटिव का। इंफिनिटिव किसका पार्ट है? नॉन फाइनाइट वर्ब का। आई समझ में कि नहीं आई? आएगी ही आएगी, कहां जाएगी? नहीं आएगी तो आगे देखो। जैसे ये भी कहा जा सकता है टू प्ले इज गुड फॉर अस, यानी कि खेलना स्वास्थ्य के लिए क्या है? बढ़िया है, हमारे लिए अच्छा है। तो टू प्ले यहां एज ए सब्जेक्ट बन रहा है, तो ये भी क्या हो गया? इंफिनिटिव। तो मैंने ये तो कहा कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो सब्जेक्ट बनेगी, या ऑब्जेक्ट बनेगी, या एडवर्बियल बनेगी, तब वो टू फाइन। अच्छा, बेयर इंफिनिटिव। बेयर इंफिनिटिव मतलब वर्ब की बेस फॉर्म, क्या कहेंगे? वर्ब की बेस फॉर्म।
यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ना उसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे आई कैन क्लाइंब, मैं चढ़ सकता हूं। तो देखो ये कैन के बाद में जो फर्स्ट फॉर्म आ रही है ना, ये तुम्हारी बेयर इन्फिनेटिव वर्ब है, बीवी। इसके अलावा जैसे तुमने कह दिया ही विल कम, तो यहां पर ये जो विल के बाद आ रही है ये तुम्हारी बेयर इन्फिनेटिव है। तो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब को बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। आई बात समझ में? अब हम आते हैं पार्टिसिपल पर। तो देखो पार्टिसिपल होते हैं 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये होते हैं आपके पार्टिसिपल। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं पार्टिसिपल को नेक्स्ट पेज पर प्रॉपर तरीके से समझाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो प्रॉपर तरीके से समझा दो भैया। देखो पार्टिसिपल, तो हमने कहा 3 भाग होते हैं। इसके पहला मैंने क्या बताया? प्रेजेंट। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। अब ध्यान से रखना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो 12 में से 6 कंटिन्यू टेंस में जारी कार्य, जिसे हम कंटिन्यू एक्शन कहते हैं, शो करे। आई बात समझ में? ये पहली बात। दूसरी, इसका यूज एडजेक्टिव के तौर पर भी किया जाता है। देखो मैं एक बार फिर कह देता हूं कि ये शॉर्ट और छोटे छोटे वीडियोस हैं जो आपको इन तमाम चीज़ों के बेसिक्स से जोड़ती है। रिवीजन का एक बेहतर जो है वो मसाला, एक बेहतर कंटेंट आपको सुपुर्द करती है। लेकिन इन चीज़ों को और डेप्थ में पढ़ने के लिए, हमारे मन में, हमारे चित्त में इन्हें फिक्स करने के लिए इन चीज़ों को समय चाहिए, इन चीज़ों को टाइम चाहिए। आप ये मत सोचना कि सर आप हमको ब्लैकमेल कर रहे हो क्या, कि हमें थोड़ी थोड़ी बातें बता करके फिर आप हमें ये चाहते हो कि हम आपके साथ यूट्यूब पर आए ही आए। तो देखो ये तो मैं चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारा भाई कभी तुमसे झूठ बोलता नहीं। लेकिन एक बात बताओ मुझे कि क्या ये तुम्हारे हित में नहीं है क्या? मुझे इतना बताओ, क्या ये तुम्हारे हित की बात नहीं है? यार YouTube जो कि एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है, जहां सिर्फ हमारे नेट का रिचार्ज लगता है, जहां पर हम लोग 3 घंटे की पिक्चर देख लेते हैं, साउथ की मूवी देख लेते हैं, क्या वहां बैठ करके हर दिन आप मेरे साथ 45-50 मिनट का नेट खर्च करके अपने जीवन में काम आने वाली उन तमाम चीजों को नहीं सीखना चाहोगे? और ये ब्लैकमेलिंग का तरीका नहीं है, ये ट्रेलर है। और इस ट्रेलर के बेस पर मैं बताना चाहूंगा कि मेरी पिक्चर जो है ना वो सुपर हिट है तुम कंपैरिजन कर लेना भले कहीं भी। और जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, किसी और अन्य चैनलों पर जो मुझसे पड़े हुए हैं ना, वो मुझे अच्छे से जानते हैं कि भाई तुम्हारे जो ये भैया है, तुम्हारे ये जो विनय भैया है, क्योंकि सर मुझे कोई कहता नहीं है, पता नहीं क्यों,
कि वो मुझे कहते हैं कि सर आप में हमें सर जैसी कोई बात लगती नहीं है, आप तो हमें हमारे भाई की तरह लगते हो। तो अगर कोई मुझे कहीं सर्च भी करता होगा ना विनय भैया के नाम से, तो वो मेरे कॉन्सेप्ट और मेरी मेहनत का जो प्रमाण है वो उसको मिलेगा ही मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि वो हम इस चैनल पर भी बरकरार रखें, इसलिए हम यहां आपको लाना चाहते हैं। और कई सारी बातें हैं जो मैं आपके बीच बैठ करके आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि भूख के घोंसले से निकले परिंदे हैं, एक दिन सारा जहां खा जाएंगे। बस वो अपॉर्चुनिटी, वो उड़ान अगर हमें कहीं से मिल जाए तो हम इस पूरी दुनिया को अपना बना सकते हैं। क्योंकि एक भूखा शेर जब किसी पर हमला करता है ना, तो वो उसकी हड्डियां तक नहीं छोड़ता है, ये ध्यान रखना। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे राजस्थान के हर हिस्से के जितने भी भूखे शेर, भूखी शेरनियां हैं, मेरे भाई बहन हैं, वो इस प्लेटफॉर्म पर आए और अपनी भूख को मिटाए, इस प्लेटफॉर्म पर आए और अपने उन तमाम वादों को पूरा करे जो उन्होंने मन ही मन अपने माँ बाप से किया है। वो इस प्लेटफॉर्म पर आए और उन सपनों को साकार करे जो उन्होंने अपने घर के उन 4 सदस्यों के बीच बैठ करके दिन के उजाले में देखे हैं। वो उन दुआओं को पूरा करे जो थरथराते कांपते हाथों ने भोलेनाथ के मंदिर के सामने बैठ करके अरदास में कहा होगा कि हे शिव, अगर तू है तो मेरे बेटे मेरी बेटी को ऐसा बना दे कि वो हमारे जीवन को ऊपर उठा दे। मैं चाहता हूं कि आप उन आंखों, उन बुझती आंखों की रोशनी को जगमगा दे, जिनकी शायद अंतिम इच्छा यही होगी कि तुम सरकारी नौकरी की कुर्सी पर बैठ सको। मैं चाहता यही हूं कि तुम यहां आओ, मेरे बीच आओ, मेरे बीच बैठो, मेरे तमाम साथियों, मेरे तमाम भाइयों के साथ में तुम बैठो और अपने मन की तुम कुछ सुनाओ और मेरे मन की तुम कुछ सुनो। और सुनने सुनाने की इस महफिल में हम अपने लिए, एक दूसरे के लिए एक बड़ा इतिहास रच दे। तो आप आओ, प्लीज एक बार आओ। तो हम इन चीजों को और अच्छे से करेंगे जरूर, और ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन अभी जो समय की जो मांग है उसके हिसाब से मैं आपको कुछ एक एग्जांपल्स बता देता हूं। पहला मैंने बताया कि प्रेजेंट आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, लेकिन कौन सी? जो 12 में से 6 कंटिन्यू टेंसेस में यूज हुई हो। जो 12 में से 6 कंटिन्यू टेंस में यूज होती है ना, वो आईएनजी वर्ब। और इसका यूज हम एडजेक्टिव के तौर पर भी करते हैं, जैसे आई एम प्लेइंग द सितार। तो अब ये एम के साथ में जो आईएनजी आई है, समझ जाओ कि ये तुम्हारे 6 कंटिन्यू टेंस की आईएनजी वर्ब है। तो ये तुम्हारी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है, पीवी। और आई परचेज्ड अ डांसिंग डॉल। मैंने एक नाचती हुई गुड़िया खरीदी। तो भैया डॉल नाउन है, लेकिन वो डॉल कैसी है कि नाचती हुई है, डांसिंग। तो ये एक तरह का विशेषण हुआ कि नहीं हुआ? तो जब भी तुम आईएनजी को विशेषण के तौर पर यूज करो या उसे 12 में से 6 कंटिन्यू टेंस में यूज करो, वो तुम्हारी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब कहलाती है, जिसे तुम प्यार से आईएनजी वर्ब कहते आए हो बचपन से लेकर अब तक। उसका रिकॉर्डेड नाम, उसका स्कूल में नाम क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम कहते हैं ना, इज आर एम के साथ आईएनजी, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी, विल बी शैल बी के साथ आईएनजी, हैज बीन हैव बीन के साथ आईएनजी। ये वही आईएनजी है जिसे ग्रामर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से जानता है। जिसे घर पे चिंटू कहा जाता है, उसका स्कूल में नाम राघवेंद्र है और ये गली वालों को पता ही नहीं है। तो ये तुम्हारा जो चिंटू है ना, इसका नाम ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर हम आते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल, इसके लिए मैं आपको लिखवाऊंगा यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे 12 में से 3 परफेक्ट टेंस में यूज करें, जिसे
पैसिव वॉइस में यूज करें, जिसे एडजेक्टिव के तौर पर यूज करें। तीन काम है इसके। तो भैया वर्ब की थर्ड फॉर्म जो तुम्हारे तीन परफेक्ट टेंस में यूज होती है, तीन परफेक्ट टेंस कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो ये जो तुम हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, विल हैव शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म, हैड के साथ थर्ड फॉर्म जो कहते हो ना, उसका ग्रामेटिकल नेम क्या है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके अलावा तुम पैसिव वॉइस में जो थर्ड फॉर्म यूज करते हो हमेशा, उसको भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हो, और इसको भी तुम विशेषण की तरह काम में ले सकते हो। मैं एक एक उदाहरण सबके बता देता हूं। जैसे आई हैव फिनिश्ड, तो ये जो तुमने हैव के साथ जो फिनिश्ड वर्ब यूज करी है, ये तुम्हारी थर्ड फॉर्म है, और इसी को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या कहते हैं इसको? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे बुक वॉज रिटन बाय मी, किताब मेरे द्वारा लिखी गई है। तो देखो ये वॉज के साथ में जो रिटन आया है ना, पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में जो ये थर्ड फॉर्म है, ये भी तुम्हारी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और आई हैव सेंट यू अ रिटन नोटिस, मैंने तुम्हें भेजा है। अब देखो यहां सेंट भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है, क्योंकि ये देखो हैव के बाद आ रही है ना, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब कहां आ रही है? हैव के बाद। और यहां देखो नोटिस क्या है, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर दूं, ये नोटिस क्या है? नाउन है। और नोटिस कैसा है? रिटन, लिखित, इसका मतलब है लिखित। तो ये यहां एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहा है, देखो। तो ये दोनों तुम्हारी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। और फिर हम अंतिम कहानी करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये क्या है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एक कार्य को समाप्त कर दूसरे की तरफ जाना शो करे। मतलब कि जहां हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म जब यूज करते हैं ना, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, तो उससे एक काम खत्म करके दूसरे काम की ओर जाने का इशारा होता है। तो ये हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का जो सामूहिक रूप है, इसी को परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे हैविंग कंप्लीटेड दिस टास्क I will go to home, home है ये, ठीक है ना। This completed this task, I will go to home, मैं घर जाऊंगा। तो ये कह रहा है कि मैं इस काम को कंप्लीट करते हुए घर जाऊंगा। तो ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है, इसको कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये है तुम्हारी पार्टिसिपल का पूरा खेल। उम्मीद करूंगा कि थोड़ा टफ है, लेकिन आपको बेसिक लेवल पर समझ में आएगा, और इसको हम और अच्छे से समझेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, एमसीक्यू पैटर्न के माध्यम से समझेंगे,
लेकिन उसके लिए आपको क्लासें नियमित अटेंड करनी होगी और उसके लिए मुझे बड़ा इंतज़ार है आपका। अब हम जेरंड की बात करते हैं। जो लास्ट वाला जेरंड आपको दिख रहा है, ये देखो, ये जेरंड, इसको मैं बताता हूं कि जेरंड क्या है, ठीक है। चलो, जेरंड, जेरंड, जेरंड क्या होता है मेरे भाई? तो ध्यान से सुनना क्योंकि कंफ्यूज होंगे। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो एज अ मेन वर्ब यूज न होकर वाक्य में एज अ नाउन यूज होती है, एज अ नाउन यूज होती है, जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट व एडवर्बियल का पार्ट बनती है। देखो, ये भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। आप कहोगे कि सर यहां भी तो आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म बताई, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसकी डेफिनेशन अलग है। ये कह रही है कि ये एक तो 6 कंटिन्यू टेंस में यूज होती है और एक एडजेक्टिव के तौर पर यूज होती है। ये कह रहा है कि वो एज अ मेन वर्ब तो यूज होती ही नहीं है ना। इसने साफ साफ मना कर दिया कि मेन वर्ब यूज नहीं होती है। ये सेंटेंस में नाउन की तरह यूज होती है, एज अ नाउन यूज होती है, संज्ञा की तरह यूज होती है, और ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल का पार्ट बनती है, एडजेक्टिव का नहीं, एडवर्बियल का। जैसे प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, खेल स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये देखो, तो ये प्लेइंग तुम्हारे सेंटेंस का देखो सब्जेक्ट बन रहा है, तो ये जेरंड है। इसको क्या कहोगे तुम? जेरंड कहोगे। जैसे आई लाइक स्विमिंग, मुझे पसंद है तैरना। तो यहां पर स्विमिंग तुम्हारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, देखो, तो ये जेरंड है तुम्हारा। जैसे आई called him for making a film, मैंने उसे एक फिल्म बनाने के लिए कॉल किया। तो ये देखो, ये फॉर के बाद में मेकिंग, ये तुम्हारी जेरंड है क्योंकि वो एडवर्बियल का पार्ट है। तो ये जेरंड है मेरे भाई। तो प्यारे साथियों, मैंने आपके बीच इन दोनों वीडियो के अंदर वर्ब के अलग अलग अतरंगी रूप प्रस्तुत किए हैं, लेकिन मैं इन रंगों को तुम्हारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस एग्ज़ाम की ज़रूरत है उतने उस एग्ज़ाम के हिसाब से नीचे की तरफ लेके जाऊंगा, डेप्थ में लेकर जाऊंगा, और सब पलकती मारने आराम इन चीज़ों के बारे में बात कर रहा। लेकिन तब तक थान सब भाई बहना ने ए बेसिक वीडियो जो है दुई आराम अच्छी तरीकों पढ़ना है, नोट्स बनाना है इनारा, क्योंकि बिना नोट्स थान करने की नहीं रहला। तो ए जरूरी एक चीज़ा जो है ए पहले कंप्लीट कर लीजो, उन्हें बाद आपा जब यूट्यूब में प्रॉपर सीरीज में आवा, जब मैं आपने ए सारी चीज़ा प्रॉपर तरीका डेप्थ रहते, एग्जाम्पल रहते, पचे उन्हें बाद में MCQ रे माध्यम और उन्हें बाद में नवीनतम जो पैटर्न है एग्जाम रो उन्हें बेस पाते सारी चीज़ें मैं पाची क्लियर कराऊँ थाने। तो मैं इंतजार करूँ आप रे सब्सक्राइब रो, आप रे सब्सक्रिप्शन रो इंतजार करूँ मैं, आप लाइव मिलने रो इंतजार करूँ मैं, और मैं जानूँ, मैं मानूँ आ चीज़ के थे इन चीज़ में मारो साथ जरूर देवला। तो आज रे वास्ते तो घणो मिला अगला एक और वीडियो में, नया वीडियो में आप रे बीच। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।